Hello, everyone. Welcome to the first lecture of Sale of Goods Act 1930 with me, CA Preeti Agarwal. ये जो एक्ट है, ये काफ़ी टेक्निकल लगता है। जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो तो ऐसे लगेगा कि लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है, कंफ्यूजिंग लग रहा है। लेकिन मैंने सब कुछ इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप बोलोगे मैम पढ़ते ही 1 मिनट में समझ में आ गया। एंड इतने ईजी लैंग्वेज में हमने सब कुछ लिखा है दैट आई एम वेरी श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस एक्ट। इतना प्रैक्टिकल है ये, बिकॉज सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं इसमें। गुड्स है, कंज्यूमर सेलर की बात कर रहे हैं। अरे हम तो कितनी बार कुछ खरीदने जाते हैं, हम हमारी मम्मी या हमारे डैडी हमको बोलते हैं ये ले आओ वो ले आओ, या हम खुद के लिए खरीदने जाते हैं। तो दिस इज़ वन वेरी नॉर्मल एक्ट ऑफ एवरी पर्सन। तो इतना प्रैक्टिकल और इतना आपको रिलेटेबल लगेगा ना ये एक्ट, दैट दिस विल अल्टीमेटली बिकम द बेस्ट एक्ट दैट ऑफ योर सिलेबस। आप लगेगा मैम कि ये दूसरों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस एम से हम ये एक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें कौन से सेक्शन नंबर्स हैं, कितने सेक्शन नंबर्स हैं एंड कौन से ऐसे सेक्शन नंबर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दी हुई है आपको सेक्शन नंबर्स की, और मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है द सेक्शन नंबर्स विच आई फील आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आप कोई भी एग्जाम ले लो, ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादातर की क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज आर द हाईलाइटेड वंस। आपको जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसमें भी ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आपका काम मैंने बहुत आसान कर दिया। सारे सेक्शन नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इन हाईलाइटेड सेक्शन नंबर्स को याद कर लो और आपका काम हो जाएगा। कर सकते हो कि नहीं? ओके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर में इस एक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ सेल। बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आपने ये वर्ड्स पे ध्यान दिया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब इसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ इसमें सेल से भी रिलेटेड एक्स्ट्रा प्रोविजंस होंगे। तो जब आप ये एक्ट पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भूल मत जाना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको याद रखना ही है और साथ में सेल के प्रोविजंस भी करने हैं। ठीक है, चलो। बिफोर वी डिस्कस द एक्ट, मुझे कुछ आपको बताना है, समथिंग विच विल हेल्प यू थ्रू आउट द एक्ट। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए ताकि आपको एक्ट पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो वर्ड है ना सेल, द वर्ड सेल टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हम सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की बात करेंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे बस यही जानना है कि ओनर कौन है। क्यों भाई, ओनर में क्या है ऐसा? बिकॉज ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क। ठीक है, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बस इतना ही जानना है कि ओनर कौन है। बिकॉज ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क। अब मान लो कि मैं एक गोल्ड चेन खरीद के बस शॉप के बाहर मैंने 2 कदम रखे थे कि एक मोटरसाइकिलिस्ट आया, उसने मेरा जो बैग था जिसमें मेरी गोल्ड चेन थी वो लेकर चला गया। मैं भागी भागी शॉप के अंदर गई और मैंने उसको बोला देखो देखो तुम्हारी शॉप के आ गई, मेरी मेरी गोल्ड चेन चोरी हो गई, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही खरीदी थी, मुझे दूसरी वाली दे दो, तुम्हारे यहाँ पे ही चोरी हुई थी। वो बोलेगा मैडम जिस मिनट पे आपका वो इनवॉइस बन गया था उस मिनट पे आप ओनर बन गए। ठीक है, जिस मिनट आपको आपके नाम पे हमने वो इनवॉइस बनाया था उस मिनट पे आप ओनर बन गए थे। रिस्क आपका, जो भी लॉस हुआ है वो आपका। तो ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन ओनर है, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? जब इनवॉइस बन जाता है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिया रहेगा, हम तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम रूटीन लाइफ में थोड़ी ना ये एज यू नो, आई डोंट वांट टू गेन नॉलेज, दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग दिस एक्ट। मेरे को तो एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम में तो ये कभी भी नहीं दिया होगा कि इनवॉइस बन गया। लेकिन ये आपको वर्ड्स पढ़ के समझ में आएगा दैट द इनवॉइस हैज बीन मेड, सेलर सोल्ड द गुड्स, ऐसा सोल्ड वर्ड यूज किया रहेगा, मतलब वो ओनर बन गया। ठीक है, अब इनवॉइस बन गया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लॉ बोलता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स मेरे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट ऑफ प्राइस मेरे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके नाम पे इनवॉइस बन गया मतलब आप ओनर बन गए, जो भी लॉस है वो आप बेयर करोगे, रिस्क आप ही का है।
तो मैम बिना प्राइस पे किए हम ओनर बन सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। अभी आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना क्रेडिट सेल के बारे में। व्हाट इज़ क्रेडिट सेल? आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, पैसे थोड़ी ना दिए, वो तो बाद में दोगे ना, लेकिन आप गुड्स यूज़ करना तो शुरू कर देते हो ना। आपने वो रॉ मटेरियल खरीदा, पेमेंट आप बाद में करोगे, लेकिन आप उससे मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट कर रहे हो ना। तो डिलीवरी, प्राइस और ओनरशिप, ये 3 अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आप ओनर बन गए, लेकिन अब तक आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं मिली। प्राइस आप बोलोगे कि भाई डिलीवरी मिलेगी तब हम प्राइस पे करेंगे, तो ये 3 बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। सेल में मुझे सिर्फ इतना जानना है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनर कौन है। ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क। अच्छा, तो एक चीज हमें याद रखनी है, ओनरशिप। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट सेलर सोल्ड अ सोफा सेट टू द बायर। ओके, उसने सेल कर दी। सोल्ड मतलब बायर ओनर बन गया, लेकिन उसने सोफा सेट बायर को नहीं दिया। उसने बोला कि मैं क्लीनिंग पॉलिशिंग करके देता हूँ, आपको चाहिए तो आप ले जाओ, मैं बंदा भेज दूंगा क्लीनिंग के लिए। बोलते नहीं नहीं, मेरे घर में कचरा होगा, तू मत तू ये सोफा सेट इधर ही रख ले, तेरे गोडाउन में ही रख ले, तू यहाँ पर 2-3 दिन में उसको क्लीनिंग पॉलिशिंग करके फिर मेरे घर पे पूरा फुल एंड फाइनल करके लाना। बोला ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी आपको, आपके नाम पे इनवॉइस बन गया है, आपको सोफा सेट लेकर जाना है तो ले जाओ। बोलते नहीं नहीं, तू इधर ही रख, मैं बाद में लेके जाऊंगा। तो सेलर के पास वो सोफा सेट पड़ा था। एट नाइट फायर अकर्ड, सोफा सेट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हु विल बेयर द लॉस? बायर विल बेयर द लॉस, क्योंकि बायर ओनर बन चुका है। ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क। बायर तुम ओनर बन चुके हो, तुम्हारे नाम पे इनवॉइस बन चुका है, लेकिन मैम उसको तो सोफा सेट की डिलीवरी मिली ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन उसने प्राइस भी पे नहीं किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो एज अ कंज्यूमर आपके माइंड में हमेशा यही है कि पैसे देंगे तो ओनरशिप मिलेगी। अरे लेकिन वो अगर बंदा आपको जानता है, आपको वो गुड्स क्रेडिट पे दे रहा है, तो आप ओनर तो बन गए, पेमेंट आपने बाद में की, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? हमारे दिमाग में ऐसा क्यों होता है कि प्राइस पे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी? क्योंकि बहुत बार हम जो लोगों से चीजें खरीदने जाते हैं, हम उनको जानते नहीं है। तो जानते नहीं है तो वो बोलेंगे भैया पैसा दे और तू गुड्स ले, व्हाट इफ यू डोंट कम। लेकिन जैसे ही हम वो पर्सन को जान पहचान, जैसे हम आपकी सोसाइटी में कोई शॉप है या आपकी सोसाइटी के बाहर ही कोई शॉप है, वो सालों सालों से आपको जानता है, वो क्रेडिट पे भी दे देगा आपको। तो वहां पर आपको डिलीवरी मिल गई, आप ओनर बन गए, आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, आप खाने भी लग गए, लेकिन प्राइस तो पे ही नहीं किया, फिर भी ओनरशिप तो मिली ना। तो ये 3 बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। इन तीनों को कभी मिक्स मत करना। बिना प्राइस पे किए, बिना डिलीवरी लिए भी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती, ये हमेशा याद रखना। ओके, तो ये हम याद रखेंगे। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है ये, कि सेल जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी आप यहां से वहां लेकर जा सकते हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर ही नहीं करता। ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर नहीं करता। एंड ऑल्सो सर्विसेज उसको भी कवर नहीं करता, क्योंकि सर्विसेज कैन नॉट बी बॉट एंड सोल्ड। अब मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, ठीक है, आप मेरे ही जैसा लेक्चर किसी और को नहीं दे सकते ना, आप अपने स्टाइल से दोगे। लेकिन गुड्स क्या है, खरीदा वही का वही गुड्स आपने आगे बेच दिया, वो पॉसिबल है। लेकिन सर्विसेज आप कैसे उसको सेल करोगे? जो इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है वही सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले गए, आपने उसको बोला कि भाई मुझे एडवाइस चाहिए, आपने उसका एडवाइस लेके उसको फीस दे दी, वो सर्विस दी। अब वो आपने लिया हुआ एडवाइस आप किसी और को बेच नहीं सकते ना, वो तो सर्विस लेके आपने कंज्यूम कर लिया, आपने अपना एडवाइस ले लिया। हाँ, आप किसी को अपनी ओपिनियन दे सकते हो, लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो सीए के बदले तू उसके पास मत जा, उसको कुछ आता नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सर्विसेज आप आगे सेल नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से। मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी मतलब कि आपको यहाँ पर अच्छे से थ्योरी पूरी लर्न करनी पड़ेगी। एंड यस, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जैसे ना वो लोग बोलेंगे थ्योरी में, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल लिखो एंड एक्सप्लेन एनी टू। या फिर वो बोलेंगे सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करो। कोई भी डिफरेंस बिटवीन पूछ सकते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आता है। ये मेरे यहाँ पे फास्ट ट्रैक बुक में नहीं है, लेकिन मेरे मेन लॉ बुक में आपको डिफरेंस बिटवीन मिल जाएंगे। मैम यहाँ पे भी डाल देते ना आप, बेटा कुछ तो डिफरेंस होगा ना,
रेगुलर लेक्चर्स में और फास्ट ट्रैक में, वहाँ पर ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि इतना बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर हम सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से कवर करें। कैप्सूल लेक्चर्स यही तो होते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में जाना है, डिफरेंस बिटवीन भी डिस्कस करने हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, तो रेगुलर लेक्चर्स हैं उसके लिए। भेदभाव नहीं कर रही मैं, भेदभाव नहीं कर रही हूँ, बट टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो इसीलिए हमको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है। नाउ यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन सेल, एग्रीमेंट टू सेल, सेल एंड बेलमेंट, सेल, हायर परचेज। क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड ऑन असेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, असेंशियल एलिमेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंस बिटवीन पे मैंने आपको बताया था काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन पे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर पे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्राइस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जितनी भी हेडिंग्स है ना उस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स क्लासिफिकेशन दे मे आस्क इन द एग्जाम, अगर बीकॉम का कोई एग्जाम है या सीएमए की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें पूछ सकते हैं वो कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। एज फार एज सीए एग्जाम इज कंसर्न, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, मोस्टली इट इज थ्योरी क्वेश्चन ओनली। हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, ये 1930 में बना, लेकिन उसके पहले जितने भी प्रोविजन सेल से रिलेटेड थे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे। ये जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले बहुत वास्ट था। इट कंटेन्ड प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल, सब कुछ था एक ही एक्ट में। एक्ट बहुत बल्कि था। तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 जो है, दे कंटेन्ड द जनरल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे प्रोविजंस जो हर कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करते हैं। फिर सेक्शन 76 से लेके 123 तक, दीज रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। इसको तो पूरा ही उन्होंने रिपील कर दिया। रिपील मतलब कि पूरा चैप्टर निकाल दिया। ये चैप्टर 7 था, पूरा चैप्टर ही निकाल दिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से और बना दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर सेक्शन 124 से लेकर 238 वाले जो सेक्शंस थे, दे रिलेट टू स्पेशल प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल प्रोविजंस मतलब दे contain provisions which are applicable to indemnity guarantee, bailment pledge and agency। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे साथ साथ ये लिख सकते हो। ठीक है, सेक्शन 239 से लेकर 266 तक पार्टनरशिप का था। तो भी मैं कर दूं क्या रेड में? 239 से 266, दिस रिलेटेड टू पार्टनरशिप। ये था चैप्टर 11। इसको भी पूरा का पूरा रिपील कर दिया। ठीक है, जो चैप्टर 11 था उसको भी पूरा रिपील कर दिया उन्होंने और बना दी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धीरे धीरे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सब कुछ निकाल दिया एंड वी फॉर्म सेपरेट एक्ट्स। अब सिर्फ यही दो रह गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, तो अर्लियर द प्रोविजंस ऑफ sale and purchase, they were regulated in chapter 7 of the Indian Contract Act. Later these were deleted. Deleted के बदले आप repeal word use कर सकते हो, and a separate sale of goods act was passed in the year 1930. This act came into force on 1st July 1930 and it applies to the whole of India. हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो सेल को अप्लाई करता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को अप्लाई करता है। वो मॉर्गेज या प्लेज को कवर नहीं करता। कि मॉर्गेज क्या होता है, प्लेज क्या होती है?
मॉर्गेज जनरली कवर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. बेस्ट एग्जाम्पल इज हाउस. जैसे एक्स को घर खरीदना था, पैसे नहीं थे तो वो बैंक के पास चला गया. उसने बैंक से कहा कि बैंक मुझे लोन चाहिए. बैंक बोलता है मैं तेरे को लोन तो दे दूँ लेकिन मेरे को सिक्योरिटी चाहिए. बोलते अगर आप मेरा घर रख लोगे तो मैं रहूँगा किधर. तो बैंक बोलते ठीक है, यू कैन कंटिन्यू टू लिव इन दिस हाउस बट इफ़ यू फेल टू रीपे द मनी, मैं ये घर रख लूँगा, बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूँगा. तो एक्स ने अपने हाउस को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन ले लिया. हमने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है. दिस इज नोन एज मॉर्गेज. मॉर्गेज में देर इज नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. पोजेशन तो एक्स के पास ही है. अच्छा, अब पोजेशन की बात ना करके ओनरशिप की बात करते हैं, क्योंकि हम तो सेल पढ़ रहे हैं ना, तो ये देखना है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है कि नहीं. हमने बैंक को अपना घर गिरवी रख के लोन ले लिया तो क्या बैंक ओनर बन गया? एक्स इज स्टिल द ओनर. ownership is not transferred to the buyer, to the bank. तो एक्स ही ओनर है. जब ओनरशिप ट्रांसफर हुई ही नहीं तो ये सेल है ही नहीं ना. दिस इज नॉट सेल. अच्छा, प्लेज क्या होता है? प्लेज इन्वॉल्व्स मूवेबल प्रॉपर्टी. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक्स को लोन चाहिए था लेकिन इस बार वो ज्वेलर के पास गया. उसने बोला कि यार ये बैंक वैंक ना बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो सिक्योरिटी भी मांगते हैं. तो ये लोकल ज्वेलर के पास गया. फॉर्मेलिटीज बिल्कुल भी नहीं है ज्वेलर के पास. तो उसने अपनी गोल्ड चेन दे दी और उसके अगेंस्ट उसने 5,000 रुपीज का लोन ले लिया. हमने अपनी गोल्ड चेन ज्वेलर को दे दी तो क्या ज्वेलर ओनर बन गया? नहीं नहीं, ज्वेलर ओनर नहीं है. ओनर तो एक्स ही है. हाँ, अगर एक्स अपना लोन रीपे नहीं करेगा तो वो चेन बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेगा. यहां पर पोजेशन ट्रांसफर होती है. सो देर इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई ना. दैट इज वाई इट इज नॉट. जब सेल है ही नहीं तो इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो अप्लाई ही नहीं करेगा. जब सेल है ही नहीं तो इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई ही नहीं करेगा. तो मैम ये मॉर्गेज को क्या अप्लाई करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई करता है. प्लेज को क्या अप्लाई करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये सेल है ही नहीं तो इसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो अप्लाई करेगा ही नहीं. तो फिर इसको क्या अप्लाई करेगा? इनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स बने हुए हैं ना, वो अप्लाई करेंगे. समझ गए? आपने तो पॉज करके लिख ही लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. सो दिस एक्ट डज नॉट डील विद मॉर्गेज और प्लेज. दिस एक्ट डील्स विद ओनली गुड्स. गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी. इससे डील करते हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी जो यहां वहां लेकर जा सकते हैं. It does not deal with other movable property like actionable claims and money. Actionable claims क्या होता है? Claims against which we can take action in the court of law. जैसे डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, प्रॉमिसरी नोट. मैम ये एग्जैक्टली क्या होता है? आगे काम में आएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आगे तो वैसे भी पढ़ना ही है हमने. एक्स हैज टू रिकवर मनी फ्रॉम वेरियस पीपल. ठीक है, डेटर्स मान लो, उनको बहुत सारे लोगों से पैसे रिकवर करने हैं. 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़. अब इनसे अलग अलग टाइम फ्रेम पे पैसे रिकवर करने हैं. इससे 15 दिन में करने हैं, इसे 20 दिन में करने हैं, इसे 1 महीने में करने हैं, इसे 10 दिन में करने हैं. तो ये बोलते इतना कौन याद रखेगा? ये सबको ऐड कर देता है एंड ही सेल्स इट टू वाई. तो कितना आता है? 2 करोड़ 18 लैक्स. ठीक है, तो वो वाई को ये 2 करोड़ 18 लैक्स दे देता है, लेकिन वाई उसको 2 करोड़ 16 लैक्स ही देता है. 2 लाख इसकी कमीशन इसने रख ली. अब वाई क्या करेगा? वो इन डेटर्स के पास टाइम आने पर जाएगा और पैसे रिकवर कर लेगा. अब एक्स को क्या फायदा होगा? जो पैसे उसको 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद मिलने वाले थे वो आज ही आज मिल गए. अपने बिजनेस में वो डालेगा और पैसे कमाएगा. तो यहाँ पर मैंने डेटर्स दे दिए
और पैसे ले लिए। अरे ये तो दिखता सेल ही है ना, ये तो दिखता सेल है कि मैंने डेटर्स दे दिए और मैंने पैसे ले लिए। 2 करोड़ 16 लाख ले लिए। दिखता सेल है, डेटर्स दे दो, पैसे ले लो, लेकिन ये सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वाई को किसी डेटर से पैसे नहीं मिले तो वो क्या करेगा? अगर डेटर पैसे नहीं दे रहा तो फिर वो इसी के पास जाएगा और बोलेगा देख तेरे डेटर ने पैसे नहीं दिया, अभी तू पे कर। तो जब हमने डेटर का रिस्क ट्रांसफर किया ही नहीं तो फिर तो ये सेल होगा ही नहीं ना। एक्स इज स्टिल द ओनर। ओके, एक्स ही ओनर है, ये तो सेल है ही नहीं। बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल में एक्स के पास एक बिल्स रिसीवेबल है, तो उसने ये बिल बैंक को दे दिया, डिस्काउंट कर लिया और बैंक से उसने पैसे ले लिए। अरे दिखता तो सेल है ना ये, हमने बिल्स रिसीवेबल दिया और पैसे लिए, दिखता तो सेल है, लेकिन ये सेल है नहीं। क्योंकि अगर ये बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक किसके पास जाएगा? बैंक तो एक्स के पास ही जाएगा। अरे जब आपने रिस्क ट्रांसफर किया ही नहीं, जब आपने ओनरशिप ट्रांसफर करी ही नहीं, तो फिर तो ये सेल होगा ही नहीं ना, ये सेल है ही नहीं। So these actionable claims means claims against which we can take action in the court of law। कोई डेटर अगर पैसे नहीं देता तो हम उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो ये एक्शनेबल क्लेम्स सेल है ही नहीं क्योंकि आपने रिस्क ट्रांसफर ही नहीं किया। अच्छा, मनी क्या होता है? मनी मीन्स द करेंसी विच इज करंटली इन सर्कुलेशन। दिस इज द करेंसी currently in circulation। Can you buy money? Can you sell money? No, I cannot buy money, I cannot sell money। हाँ, I can only exchange money, I can only transfer money। I can exchange money मतलब क्या? मैंने रुपीस दिए, मुझे डॉलर्स मिले, मैंने डॉलर्स दिए, मुझे येन मिले। मैं मनी को ट्रांसफर कर सकती हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसको ना बाय कर सकती हूँ ना सेल कर सकती हूँ। जब बाइंग सेलिंग है ही नहीं तो ये तो सेल हुआ ही नहीं ना। हाउ कैन यू बाय एंड सेल मनी? हाँ, लेकिन आपको इसका एक एक्सेप्शन याद रखना है, ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स। ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स जो होते हैं ना, वो आप बाय एंड सेल कर सकते हो बिकॉज दे आर नो लॉन्गर इन सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन में है ही नहीं। तो जब ये सर्कुलेशन में है ही नहीं तो ये गुड्स हो सकते हैं। जैसे आपने किसी फ्रेंड को सुना होगा कि उसके पास उसके उसको एक हॉबी है कि वो ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स ना अपने कलेक्ट करता है, अलग अलग कंट्रीज के ओल्ड एंड। अभी तो वो सर्कुलेशन में नहीं है, जैसे 10 पैसे का कॉइन, 5 पैसे का कॉइन, कोई दुबई का कॉइन है उसके पास में, अभी वो सर्कुलेशन में ही नहीं है, बहुत पुराने 20 25 साल 30 साल 50 साल पुराने कॉइन्स है। ये गुड्स हैं, ये बाय एंड सेल होते हैं, प्रीमियम होते हैं। तो हमारा जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को कवर ही नहीं करता। ना तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर होगी और ना ही सर्विसेज। डेफिनेशन क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की? अभी सब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट विल कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्रेजेंट। गुड्स होने चाहिए। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स और मनी नहीं आएगा उसमें। whereby the seller transfers or agrees to transfer property in the goods। property का मतलब होता है ownership to the buyer for a price। तो एक seller होगा, एक buyer होगा। there is transfer of property, property मतलब ownership, to the buyer for a price। तो चलो हर एक एलिमेंट को अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सारे असेंशियल्स होने चाहिए, टू पार्टीज, वैलिड ऑब्जेक्ट, वैलिड कंसिडरेशन। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है ना तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा। जैसे स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका तो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। सेलर और बायर होने चाहिए। सेलर कौन होता है? अच्छा, इसके लिए ना एक छोटा सा नोट लिखना पड़ेगा आपको, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक नोट लिखते हैं, पेजेस ही खत्म हो गए, कितना कुछ लिख रहे हैं आज हम। ओके, एक नोट लिखो मेरे साथ में।
हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, या फिर पहले सुन लो, अगर आपको चाहिए कि एक्सप्लेनेशन सुन लूँ पहले। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ना, इट मे बी आइदर सेल और एग्रीमेंट टू सेल. In case of sale, ownership is transferred immediately. Okay? In case of sale, ownership is transferred immediately. जैसे X ने Y को सेल की 1 शर्ट, ये सेलर है, ये बायर है. बायर बिकेम द ओनर इमीडिएटली. लेकिन अगर वाई पूछता है कि क्या तेरे पास इसकी 500 शर्ट्स हैं, यही सेम कलर, यही सेम मेक की, आज तो नहीं, अगले हफ्ते आ जाना. तो एक्स प्रोमिसेस टू सेल 500 शर्ट्स टू वाई नेक्स्ट वीक. बोलते अगले हफ्ते आना, रेडी करके रखूंगा. तो क्या वाई इमिजिएटली ओनर बन गया? वो तो फ्यूचर में बनेगा ना. ही विल बिकम द ओनर एट अ फ्यूचर डेट. मैं वैसा लिख दूं आपके लिए, वाई विल बिकम द ओनर but at a future date. This is nothing but an agreement to sell. In case of agreement to sell, ownership is transferred at a future date. Okay, ownership is transferred at a future date or on fulfillment of certain conditions. Okay, conditions मतलब क्या होता है? Let's say for example, X ने अपना स्कूटर ऑफर किया टू Y. बोलते तू मेरा स्कूटर खरीदेगा? बोलते मैं टेस्ट ड्राइव लेता हूँ. टेस्ट ड्राइव लेकर आया. बोलते तेरी थोड़ी सर्विसिंग कर, लिए थोड़ा रिपेयर कर, मैं खरीद लूंगा. तो वाई रिक्वेस्ट फॉर सर्विसिंग, रिपेयरिंग. बोलते तू सर्विसिंग और रिपेयरिंग कर, फिर मैं ले लूंगा. मतलब उसने कुछ कंडीशन डाल दी, तू ये कंडीशन फुलफिल कर तो मैं ओनरशिप ले लूंगा. हैज वाई बिकम द ओनर इमीजिएटली? नहीं. वाई ओनर बनेगा, वाई विल बिकम द ओनर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. वो ओनर अभी नहीं बना है. ही विल बिकम द ओनर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. सो एग्रीमेंट क्या होता, सॉरी, सेल क्या होता है? सेल मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. एग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. ये आप पहले लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं. लिखा? ठीक. अब ध्यान से डेफिनेशन पढ़ना. सेल क्या होता है? सेल, सॉरी, सेलर कौन होता है? Seller means a person who sells in case of sale or who agrees to sell in case of agreement to sell. Buyer कौन होता है? Buyer means a person who buys in case of sale or who agrees to buy in case of agreement to sell. अब समझा आपको? दोनों डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट पार्टीज होनी चाहिए. आई कांट बाय माई ओन गुड्स, आई कांट सेल गुड्स टू माई सेल्फ. दो डिस्टिंक्ट पार्टीज होनी चाहिए. सो वी नीड डिस्टिंक्ट पार्टीज. हाँ, बट देर कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर पार्ट ओनर. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दैट एक्स एंड वाई दे जॉइंटली ओन अ पेंटिंग. बहुत रेयर पेंटिंग है, ठीक है. दे आर द ओनर्स ऑफ अ पेंटिंग. वाई को अपना हिस्सा है ना इनकैश करना है. बोलते मेरे को अभी ना ये बेचना है. एक्स बोलता है किसी और को बेचने से तो अच्छा है तू मुझे बेच दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा और मैं वो पेंटिंग का फुल ओनर बन जाऊंगा. हैं तो दो अलग पार्टीज, उनका हिस्सा भी अलग है. तो वाई ने एक्स को अपना हिस्सा शेयर, मतलब जो अपना शेयर था वो दे दिया और एक्स ने उसको पैसे दे दिए. ये दो डिस्टिंक्ट पार्टीज हैं, इनका हिस्सा अलग है. दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ये पॉसिबल है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए. प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप. देर मे बी आइदर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ सेल और देर मे बी
ownership which will be transferred at a future date in case of agreement to sell. तो ओनरशिप या तो इमिजिएटली ट्रांसफर हो जाएगी इन सेल, या फिर इट विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. गुड्स होने चाहिए भाई, गुड्स होने चाहिए. गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. यहां तक हमने पढ़ा था. Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money. It includes share, crop, growing crop. It includes share, stock, growing crop, grass, anything attached to or forming part of land, but which is agreed to be severed before or under the contract of sale. मैम क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलो. Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money. It includes stock, share, growing crop, grass, anything attached to or forming part of land, but which is agreed to be severed before or under the contract of sale. सही बोला है मैंने. बहुत मजा आया मुझे, थोड़ा शो ऑफ किया और कुछ नहीं है. हाँ, लर्न करनी है, डेफिनेशन आती है एग्जाम में. सो इट मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. ये हमको पता है क्या होता है. इट इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर. शेयर्स इंडिविजुअल होते हैं, स्टॉक मतलब ग्रुप. ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, एनीथिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है. लेकिन मैम आपने तो बोला था कि गुड्स तो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, ये मूवेबल कहाँ है? हाँ, आगे तो पढ़ो. But which may be agreed to be severed. Severed मतलब cut, detached, removed before or under the contract of sale. Okay? तो आपने अगर ट्री की बात की, ठीक है, ट्री, तो वो गुड्स नहीं है. लेकिन अगर हम टिम्बर की बात करें, टिम्बर मतलब आपने लॉग्स को कट कर दिया ना, वो गुड्स हैं, क्योंकि आपने कट कर दिया, आपने वो डिटैच कर दिया. ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये सब अटैच्ड है, लेकिन आप उसको निकाल दो, बंडल्स में टाई कर दो, बैग्स में भर दो, वो मूवेबल हो जाता है. दे आर गुड्स. प्राइस होना तो बहुत ज़रूरी है भाई, प्राइस बहुत ज़रूरी है. प्राइस इज नथिंग बट मॉनेटरी कंसिडरेशन. क्या मनी कंसिडरेशन बोलो, मॉनेटरी कंसिडरेशन. देखो, अगर मैंने आपको गुड्स दिए और आपसे मुझे गुड्स मिले, वो तो बार्टर है, वो सेल थोड़ी ना है. अच्छा, मैंने आपको गुड्स दिए फॉर फ्री, तो गिफ्ट है, वो सेल थोड़ी ना है. मैम मैंने आपको गुड्स दिए, आपने मुझे गुड्स दिए और पार्टली कैश पे कर दिया, चलेगा, मनी है ना, वो गुड्स है, वो सेल है. तो मनी होना बहुत ज़रूरी है. व्हेन द गुड्स आर सोल्ड और एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स, ये तो बार्टर है ना, ये सेल थोड़ी ना है. कंसिडरेशन है ही नहीं, ये तो गिफ्ट है. अच्छा मैम, पार्टली मनी पार्टली गुड्स, ये चलेगा? हाँ चलेगा. मैं विजय सेल चली गई एक टेलीविजन सेट खरीदने, मैंने मेरा पुराना टीवी दे दिया, नया टीवी ले लिया, जो भी बैलेंस था वो कैश में पे कर दिया. ये सेल है, ये सेल है, मनी है ना, सेल है. कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है यार. ओरल कॉन्ट्रैक्ट करो, राइटिंग में करो, पार्टली ओरल, पार्टली रिटर्न, इम्प्लाइड, कुछ भी चलेगा. इट मे बी मेड आइदर ओरली. कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे भी बन सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओरली हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, पार्टली ओरल पार्टली राइटिंग भी चलेगा, इम्प्लाइड भी चलेगा फ्रॉम द कंडक्ट. ना तो मुझे पेमेंट की ज़रूरत है, ना डिलीवरी की ज़रूरत है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो बाद में भी कर सकते हैं. अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ओनली एंड ओनली ओनरशिप. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ओनरशिप. कौन ओनर है? बिकॉज ओनर बेयर्स द लॉस, ओनर बेयर्स द रिस्क. चलो भाई, डिफरेंस बिटवीन थोड़े पॉइंट्स तो कर ले, मेन पॉइंट्स तो कर ले. सेल क्या होता है? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड इमीडिएटली. एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? ओनरशिप कब मिलती है मुझे? एट अ फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. ठीक है, या फिर कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पर. सेल को एक बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, सेल क्या है? सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड मतलब एवरीथिंग इज ओवर, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटरी मतलब ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट. कुछ करना बाकी है, यस, कुछ काम करना बाकी है.
अब देखो यहाँ पर सेलर ने ओनरशिप दे दी द बायर, ठीक है, सेलर ने ओनरशिप दे दी टू द बायर. कैन द बायर गिव इट टू द थर्ड पर्सन? यस, यू कैन गिव व्हाट यू हैव. लेकिन अगर सेलर ने ओनरशिप अब तक दी ही नहीं है, बायर ओनर बना ही नहीं है, तो क्या वो थर्ड पार्टी को ओनरशिप दे सकता है? नहीं दे सकता. यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव. हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज, अब मान लो कि एक्स की ना एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, बेसिकली वो टेलीविजन सेट्स में डील करता है, टीवी में. ठीक है, तो एक्स के पास एक बायर आया. बायर ने पूछा ये टीवी कितने का है? बोलते हैं 50,000. बायर बोलते 6 महीने के बाद आऊंगा. एक्स ने उसको बोला इधर आ, 6 महीने के बाद क्यों? नहीं, अभी मेरे पास 50,000 तो नहीं है, बाद में दिवाली बोनस मिलेगा ना तो मैं ले लूंगा. सेलर को भी पता है एक बार बायर बोल के गया ना वो कभी वापस नहीं आता. इसने बोला इधर आ, तेरे को एक आइडिया देता हूँ, तू ये टीवी ले जा. लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. अरे तू सुन तो सही, तू टीवी ले जा, तू इसको 6 महीने यूज कर, तू यूज करेगा ना मेरे को भाड़ा दे इसका, मुझे दे दे तू हायर चार्जेस. तो ये जो बायर, इसको बायर नहीं बोलेंगे हम क्योंकि अभी तक उसने ओनरशिप नहीं ली है, उसको बोलते हैं हायरर. तू भाड़े पे लेकर जा और तू यूज कर रहा है ना 6 महीने, तू मुझे इसके हायर चार्जेस दे दे. ठीक है, तू मुझे इसके हायर चार्जेस दे देना. 6 महीने के बाद तेरे पास पैसे आ जाएंगे, तू फुल पेमेंट करके ओनर बन जाना. ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए तू मुझे हायर चार्जेस दे देना. आफ्टर 6 मंथ्स जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है ना, इस लास्ट इंस्टॉलमेंट में आएंगे हमारे लास्ट हायर चार्जेस प्लस परचेज प्राइस. तो तू जब तेरे पास पैसे आएंगे ना तब तू ओनर बन जाना. ठीक है, सो इन दिस केस हायर परचेज का मतलब क्या होता है? हायर परचेज मतलब अभी मैं ओनर नहीं बनी हूं, मैंने भाड़े पे लिया है. जब मैं वो प्राइस पे करूंगी तब मैं ओनर बनूंगी. ये अरेंजमेंट ही ऐसा है. इसमें ना लेकिन दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए हायर परचेज में. इन हायर परचेज द हायरर हैज एन ऑप्शन टू परचेज. ऑप्शन टू परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है तो हायर चार्जेस पे करना बंद कर दो और गुड्स रिटर्न कर दो. यू हैव द राइट टू टर्मिनेट. कभी भी टर्मिनेट कर सकते हो. स्टॉप पेइंग द हायर चार्जेस, टर्मिनेशन हो जाएगी. तो आपकी मर्जी है, 6 महीने के बाद आपने बोला नहीं यार मेरा मन नहीं, अभी मेरे को नहीं खरीदना ये, कोई बात नहीं, रिटर्न कर दो गुड्स. यू हैव एन ऑप्शन टू परचेज, कोई कंपल्शन नहीं है, एंड यू हैव द राइट टू टर्मिनेट. अगर 3 महीने के बाद आपको लगा ये टीवी नहीं रखना है मेरे को तो टर्मिनेट कर दो कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये सारी राइट सेल में नहीं होती. जो हायर पे देता है उसको बोलते हैं हायर वेंडर. ये लोग बायर एंड सेलर है ही नहीं क्योंकि अभी तक तो सेल हुआ ही नहीं. सेल एंड बेलमेंट, एक्स ने अपने दोस्त वाई के पास नोटबुक्स रखी हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. एक्स ना एक स्टेशनरी शॉप का ओनर है. ठीक है, ही ओन्स अ स्टेशनरी शॉप. बहुत सारी नोटबुक्स इसने खरीद कर रखी है, रखने की जगह नहीं है, तो ये नोटबुक्स अपने फ्रेंड वाई के गोडाउन में रख देता है. दिस एक्ट ऑफ डिलीवरी इज नोन एज बेलमेंट. बेलमेंट means to deliver. The person who delivers is the bailer. Person to whom the goods are delivered is the bailee. Bailee owner नहीं है. Bailee is not the owner. Bailee is only a caretaker. ओनर तो एक्स ही है. अगर गुड्स को कुछ भी हो गया एक्स विल बेयर द लॉस, एक्स विल बेयर द रिस्क. अच्छा, गुड्स को कुछ भी हो गया तो ये बेयर करेगा. गुड्स को संभालने के लिए मैंने खर्चा किया, इज एक्स लायबल फॉर दैट ऑल्सो? यस. वाई? वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम एक्स. कंसिडरेशन की जरूरत ही नहीं है, मतलब होगा तो भी ठीक है लेकिन वाई फ्री में भी मेरे गुड्स रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या होता है? अब देखो, एक्स ने वाई से कहा कि तू मेरी एक पेंटिंग बना, देखो ब्रश कैनवस पेंट जो भी चाहिए मैं दूंगा. तो एक्स ने एक पेंटर से कहा कि तू मेरी एक पोर्ट्रेट बना.
स्पेलिंग मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, पेंटिंग लिख दे। तो बोलते तू एक पेंटिंग बना मेरे लिए, ठीक है। तो इन दिस केस पेंटर के पास थोड़ा बहुत मटेरियल तो आया है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उसके स्किल, उसके जो स्किल एज अ पेंटर है, उसके टैलेंट, उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। लेकिन अगर मैं उस पेंटर के एग्जीबिशन में चली गई और मैंने बोला ये पेंटिंग मुझे खरीदनी है, ठीक है, उसके एग्जीबिशन में से मैंने एक पेंटिंग खरीद ली, दैट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो सेल और वर्क एंड लेबर बहुत अलग होते हैं। आपको देखना है कि इसका असेंस क्या है। असेंस अगर गुड्स हैं, ठीक है, अगर एसेंस गुड्स हैं तो वो सेल है। लेकिन अगर इसका एसेंस सर्विसेज हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर है। अभी मेरे को बताओ, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसको अप्लाई करेगा? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विल अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल को। What are the formalities for contract of sale? Formalities क्या होते हैं? Formalities मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? अब ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये तो चाहिए ही ना। डिलीवरी पेमेंट कभी ना कभी तो करनी है ना। फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस क्या है? या तो आप इमीडिएट कर दो, ओके, डिलीवरी इमीडिएट, लेकिन पेमेंट या तो इमीडिएट होगी या इंस्टॉलमेंट में होगी या फ्यूचर डेट पे होगी। यही कॉम्बिनेशंस होते हैं ना। देखो, नाउ डिलीवरी इमीडिएट है, पेमेंट भी इमीडिएट हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर में हो सकती है। डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में है, पेमेंट इमीडिएट, इंस्टॉलमेंट या फ्यूचर डेट पे हो सकती है। डिलीवरी फ्यूचर डेट पे है, पेमेंट इमीडिएट, इंस्टॉलमेंट या फ्यूचर डेट पे हो सकती है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। डिलीवरी इमीडिएट, पेमेंट इमीडिएट, डिलीवरी इमीडिएट, पेमेंट इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी इमीडिएट, पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इमीडिएट, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट। कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, कभी ना कभी तो करनी है ना ये। हम बोलते हैं कि डिलीवरी पेमेंट नॉट इम्पोर्टेंट, बट कभी ना कभी तो करनी है ना। कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस्ड होगा या इम्प्लाइड होगा। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ओरल, राइटिंग, पार्टली ओरल, पार्टली राइटिंग चलेगा। अब आप फ्रिज खरीदने चले गए, कॉन्ट्रैक्ट उसने राइटिंग में बना लिया, बिल वगैरह दे दिया, लेकिन आपने बोला भाई कवर भेजना, हाँ भेज देंगे, ये तो ओरली एग्री किया था। ओरल पार्टली रिटन, ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड भी हो सकता है फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। एक्स एंड वाई दोनों ने मोबाइल फ़ोन खरीदा, बेच रहे हैं आपस में। इन्होंने मोबाइल फ़ोन खरीदा और आगे जाके इसको बेच रहे हैं कंज्यूमर्स को, कुछ एग्री नहीं किया, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना। ये भी तो सेलर हुए और ये बायर हुए, मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, कुछ एग्री नहीं किया, लेकिन सेलिंग और बाइंग का ही कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। मैंने आपको मेरी बुक दी, मैंने ये नहीं बोला कि मैं फ्री में दे रही हूँ, तब आई एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर इट। इम्प्लाइड है कि मैं बुक दे रही हूँ, ये मेरा बिजनेस है, आई एक्सपेक्ट टू बी पेड फॉर इट। तो इट इज इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ना इधर ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फिर लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक नेचुरल पॉइंट पे उसको स्टॉप करती हूँ। आपको अगर लगता है कि नहीं मैम हमसे तो होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर अभी देख लो, या फिर आपको चाहिए तो आप ब्रेक लेके कल भी देख सकते हो। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास अवेलेबल है ही। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहीं पर रुकती हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ प्राइस। सो आई विल सी यू देयर।